ये आपने बड़ा इंटरेस्टिंग से बात कही। दरअसल ये सही है कि लार्ज कैप में एक समस्या जो सुनील सर, हाँ, सुनील सर कुछ ऐड करना चाहते हैं। जस्ट एक पॉइंट है कि देखिए म्यूचुअल फंड इनफ्लोस में देखें तो एसआईपी का फ्लोस टोटल फ्लो से ज्यादा है। तो एक्चुअली मार्केट को ड्राइव करिए एसआईपी फ्लोस, और एसआईपी फ्लोस का ब्रेकअप देखें तो उसमें 60 हुँ, टू 65% मिड और स्मॉल कैप खरीदने वाले लाइक पैसा है, चाहे वो स्मॉल कैप फंड हो, मिड कैप फंड हो, मल्टी कैप हो। मैं क्यों कह रहा हूं कि ये एसआईपी लॉन्ग टर्म होती है। तो फॉर द नेक्स्ट 2-3 इयर्स आप देखेंगे तो फंड मैनेजर चाहते हैं हर महीने स्मॉल एंड मिड कैप स्टॉक खरीदने वाली लिक्विडिटी पैसा आ रही है, तो एक ऑटोमेटिक एक बाइंग सपोर्ट। सो अगर यू देख के स्मेल द मनी जो कहते हैं, तो एसआईपी के जरिए जो कंसिस्टेंटली मिड एंड स्मॉल कैप फंड्स में पैसा आ रहा है, तो ओवरऑल उस सेगमेंट के लिए बाइंग कैपेसिटी फंड मैनेजर के जरिए ज्यादा होगा। तो ये एक कारण है कि फ्यूचर में भी वो आउट परफॉर्म कर सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस। तो हुँ, आप कह रहे हैं कि इन्वेस्टर क्या करना चाहिए, इन्वेस्टर ऑलरेडी कर रहे हैं, इसलिए उनको उसका रिजल्ट भी मिल रहा है। हुँ। अच्छा, इन्वेस्टर आपके पास आते हैं तो क्या पूछते हैं आज तक में? क्या आजकल क्या आपसे सवाल जवाब सबसे ज़्यादा क्यूरियोसिटी किस बात को लेकर रहती है? नहीं, वही कह रहे हैं कि ये मेरे पूरा का पूरा स्मॉल कैप में डाल दूंगा। पूरा का पूरा स्मॉल कैप में डाल दें। वो अपने जोखिम को भूलते हैं, वो अपने रिस्क कैपिटल को भूलते हैं, और रिटर्न जहाँ बन रहा है उसी में उसको पूरा पैसा डालना है। तो उसका सवाल एक ही है, सर मैं स्मॉल कैप में और बढ़ाऊं क्या? तो मेरे को उसको शुरू करने की जरूरत होती है। अरे इसमें ये है कि आपको देखते होंगे तो भरोसा और जम जाता होगा कि सुनील सुरनन साहब वहीं संभाल लेंगे, कुछ रिस्क आएगा तो इसमें क्यों? सुदीप सर? देखिए लक्ष्मण जी, एक थोड़ा डिफरेंट चीज मैं बताना चाहता हूँ। जो निवेशक आज हाँ, के दिन में आ रहे हैं, सबसे ज्यादा एक सवाल आ रहा है आज के दिन में, और ये पिछले तीन हाँ, चार महीने से, कैसे हाँ। यूएस के टॉप 5-6 स्टॉक में इन्वेस्ट किया जाए। सबको मालूम है कि यूएस के यूएस, 5 हाँ, यूएस के जो 5-7 स्टॉक्स हैं जो चल रहे हैं, जो मैग्निफिसेंट सेवन कहे या हाइपर स्केलर्स कहे, सबको अब वो स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, और उसका तरीका वो पूछ रहे हैं कि कैसे हम वहां पे निवेश कर सकते हैं। अब तरीका इंडिया में बता रहे हैं कि नहीं बता रहे हैं? देखिए जितना हो सके बताने का कोशिश तो कर ही रहे अब हैं। ज़्यादा मत बताइएगा, बता रहे एफआई जा रहे थे अब तक, अब तो डीआई भी निकल चलेंगे यहाँ से। ये मेरा बताना ना बताने से वो रोकने वाले थोड़ी है। पर बड़ा नहीं, इंटरेस्टिंग नहीं, चीज है लक्ष्मण जी, इस पे ध्यान हाँ, दीजिए, नहीं बड़ा ये सवाल नहीं, ये दरअसल मेरे मन में भी आ रहा था कि हम लोग इंडिया में कह रहे हैं कि 2 हफ्ते से मार्केट साइडवेज है, कुछ चुनिंदा स्टॉक चल रहे हैं जो दलजी साहब कह भी रहे थे, लेकिन यूएस में देखिए वहाँ तो मार्केट भागा ही जा रहा है, ऑल टाइम हाई पे पहुँचा जा रहा है। और जो अभी जैन साहब कह रहे थे कि वहाँ के दिग्गज कंपनियाँ, लार्ज कैप कंपनियाँ बहुत बेहतरीन रिटर्न दे रही हैं, तो जाहिर तौर पर लोग तो रिटर्न देखेगा, देशभक्ति तो ठीक है, लेकिन रिटर्न भी देखेगा, पैसा रहेगा तभी देशभक्ति करेंगे। बिल्कुल जी, पंकज जी जैसे कह रहे थे कि अभी इतना ऊपर गया है, अब वहां से भी डबल हो सकता है, और ये सबको हाँ। मालूम है, सबको दिख रहा है वो। तो वो इंडिया में स्मॉल कैप लार्ज कैप ये डिबेट छोड़ के अब उससे आगे बढ़ गए हैं। अब पूछ रहे हैं वहां हाँ। कैसे इन्वेस्ट करें। अच्छा, अच्छा, मान लें करना हो तो क्या करना होगा उसके लिए? बता ही दीजिए, जो दर्शक आपको सुन के लगता है उनके मन में भी उठा होगा। देखिए सबसे कैसे करते आसान हैं? मान लें करना हो तो? एक तरीका तो है कि वो जो एलआरएस जो स्कीम है उसके हाँ, जरिए आप एक अमाउंट $250,000 साल में बाहर निवेश कर सकते हो। उसके जरिए आप डायरेक्टली कर सकते हो, बट वो डिफिकल्ट रूट है। दूसरा रूट है म्यूचुअल फंड, कुछ म्यूचुअल फंड्स के तो उसके लिए क्या, स्कीम है। उसके लिए अलग से डीमैट अकाउंट खुलवाना होता है? हाँ, उसके लिए अलग से करना होता है, पर वो स्कीम के जो कैपेसिटी है वो खत्म हो गया है। वो स्कीम में अभी अच्छा, पैसा नहीं ले रहे। तीसरा एक अच्छा, रूट है, गिफ्ट सिटी सुनील में सर आ रहा हूँ कुछ, मैं। हाँ, हाँ, गिफ्ट सिटी में कुछ कुछ फंड्स ने, हमारे एआईएफ ने डेडिकेटेड फंड्स चालू किए हैं। तो आप गिफ्ट अच्छा, सिटी में पैसा भेज सकते हैं, और उन फंड्स के जरिए ये स्टॉक्स में एक्सपोजर ले सकते हैं। जितना हुँ, जानकारी मुझे है, ये 3 तरीका है, उसमें एक ऑप्शन अभी अवेलेबल नहीं है, जो कि यहाँ बैठ के म्यूचुअल फंड के जरिए इन्वेस्ट करना, क्योंकि वो कैपेसिटी उसका ब्लॉक हो गया, सब और कैपेसिटी नहीं है। तो सबसे आसान तरीका होगा गिफ्ट सिटी में जो फंड्स अवेलेबल है उनके जरिए निवेश करना। हुँ। सुनील जी आप कुछ ऐड कर रहे थे? मैं कह रहा हूँ कि ये बहुत आसान है, स्मार्ट पीपल ऑलरेडी कर रहे हैं। ज़ीरोधा या ग्रो में जाओ, इंटरैक्टिव ब्रोकर्स का बहुत बड़ा इंटरनेशनल ब्रोकर है, उसके पास अकाउंट खोलो और जो भी स्टॉक खरीदना है आप खरीद सकते हो।
तो प्रॉब्लम ही नहीं है, ये बहुत आसान है। उसमें एलआरएस वाली सीमा लागू नहीं होती है, लिबरलाइज्ड रेमिटेंस कोई स्कीम वाली। सीमा नहीं है, एलआरएस वाली एक अपॉर्चुनिटी है कि आप $250,000 तक बिना पूछे, बिना किसी से पूछे आप निवेश कर सकते हो। लिमिट क्या है? एक व्यक्ति को 4 लोग उसके फैमिली में हैं, तो $1 मिलियन, वो कितना है आज? 9 करोड़ रुपए आप डाल सकते हो। उससे ज़्यादा रिटेल को क्या चाहिए? आसानी से कर सकते हैं। ताकि अकाउंट खोलिए, इंटरैक्टिव ब्रोकर्स करके इंटरनेशनल ब्रोकर है, थ्रू ग्रो और थ्रू ज़ीरोधा या जो भी बहुत से ब्रोकर्स हैं, इज़िली आप मैक्स 7 खरीदना तो कर सकती हो, मगर उसका रिज़ल्ट क्या होगा, कब करेक्ट होगा, वो आप जानो। वो आप जानो, क्योंकि यहाँ तो कम से कम पता है कि ये कंपनी है भाई, कंपनी का मालिक ये है, ये कंपनी ऐसा कर रही है, कंपनी को आंखों से देख रहे होते हैं, फील कर रहे होते हैं। और वहाँ तो सिर्फ रिटर्न देख करके आकर्षित होकर जा रहे होते हैं। क्यों दलजीत सर, आप सजेस्ट करते हैं कि नहीं? बिल्कुल सही कह रहे हैं लक्ष्मण जी आप। ये तो वो होगा कि भेड़ चाल में आप फँस गए। तो अगर कुछ उल्टा हो गया तो आपके पास कोई क्वेश्चन करने के लिए कुछ है नहीं, कोई जवाब। इनफैक्ट मैं आपको बताऊँ, जब हम रिसर्च करते थे सेल साइड रिसर्च में, तो हम लोग वो कंपनी को रिकमेंड नहीं करते जो कंपनी का मैनेजमेंट अवेलेबल नहीं होता। सिर्फ इसीलिए कि अगर कल को इस कंपनी में कोई नेगेटिव न्यूज़ फ्लो आया, कुछ एडवर्स मूवमेंट हुआ, तो हम किसके पास जाएँगे पूछने के लिए कि तुम्हारा आगे क्या होने वाला है? क्योंकि जवाब देने वाला कोई है ही नहीं। तो इसके लिए हमने बहुत सी कंपनियां जो रिसर्च की थी, जिनको हम रेकमेंड करने की इच्छा बनाई, बट क्योंकि वो अवेलेबल नहीं थे मैनेजमेंट, तो हमने उनको छोड़ दिया। तो अभी जो रिटेल जो ये बहुत खुश हो रहे हैं समझ के, और अभी जो रैली चल रही है, तो सबको लगता है कि मैं भी बहती गंगा में हाथ धो लूं। लेकिन आपको ये तैयार रहना पड़ेगा कि भाई अगर कल को कुछ भी उल्टा हुआ, तो आपके पास कोई फॉल करने के लिए कुछ नहीं है। तो अगेन अपना रिस्क देखिए। अगर इफ यू आर हैप्पी कि आपको पता है कि भाई मैं इतने रुपए डुबाने के लिए तैयार हूँ, तो आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि इसके बाद अगर कुछ उल्टा हुआ तो मुझे बताने वाला कौन है, गाइड कौन करेगा, वो शायद आपको नहीं है। नहीं, मैं तो पूछे तो मैं तो बिल्कुल उतना रिस्क लेने की स्थिति में रहूँगा नहीं, या फिर निवेशक के तौर पे पता नहीं वहाँ जहाँ पैसा डूब गया फिर पूछेगा कौन। हालांकि वहाँ की कंपनियाँ, वहाँ भी कंप्लायंस होते होंगी, वहाँ भी कंप्लायंस फॉलो करते होंगे लोग की, लेकिन है कि जिसको हम फील नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ ये देख करके उसका रिटर्न इतना हो गया और उसमें पैसा कैसे लगाएं। जैन साहब, आपके पास भी लोग आते हैं ऐसे ही कहने के लिए क्या कि हम भी बाहर पैसा लगाना चाहते हैं, कि नहीं वहाँ आपके यहाँ स्वदेशी लोग ज़्यादा आते हैं? देखो लक्ष्मण जी, बिल्कुल आई थिंक ह्यूमन साइकोलॉजी सब जगह से मिलर होती है, चाहे एक्स ब्रोकर हो चाहे वाई ब्रोकर, और वही इन्वेस्टर्स और रिटेलर के साथ भी। हमारे साथ तो पिछले दिनों, हमारे साथ क्या, आई एम श्योर दैट मस्ट हैपन विद एवरीबडी, ये भी बहुत क्वेरी आती थी कि इन इंटरनेशनल मार्केट में भी हाउ टू इन्वेस्ट मोर इनटू कोरिया एंड ताइवान, जो कि रॉकेट बनी हुई थी पिछले एक साल में मार्केट। उसका जो आपके इन्वेस्टर ज्यादा एडवांस निकले, वो तो यूएस मार्केट ने कोरिया ताइवान पहुंचना चाहते हैं। Just to add a bit to what my esteemed colleagues have said, इसको मैं एक लेमन टर्म में थोड़ा सा सम अप करूंगा कि छोटे इन्वेस्टर्स के लिए रास्ता आसान नहीं है। यू नो, इट्स अ कॉम्प्लेक्स काइंड ऑफ प्रोसीजर। खासतौर टैक्सेशन इश्यूज को लेके कॉम्प्लेक्सिटी है, विदहोल्डिंग टैक्स को लेके कॉम्प्लेक्सिटी है, और सबसे आसान तरीका था कि वो इंडियन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करे हु आर स्पेसिफिकली इन्वेस्टिंग इन इंटरनेशनल मार्केट्स। पर वहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक लिमिट लगा रखी है, आई थिंक बहुत अच्छी लिमिट, बहुत अच्छी लिमिट लगा रखी है। नहीं तो जो फॉरेन क्राइसिस अभी हमने थोड़े दिन पहले देखा था, तो पता चला सारा यहाँ का मनी इक्विटी का ड्रेन आउट होकर बाहर आ गया। तो वो 7 से 8 बिलियन डॉलर की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिमिट लगा रखी है, दैट हैज बीन एग्जॉस्टेड लॉन्ग बैक। और उसकी वजह से जितने भी ये ईटीएफ्स या म्यूचुअल फंड, डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड जो इंटरनेशनल मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, या तो उनकी लिमिट पूरी हो चुकी है, या वो ईटीएफ अपने अंडरलाइन एसेट से काफी प्रीमियम पे चल रहे हैं। समथिंग व्हाट वाज हैपनिंग इन सिल्वर ईटीएफ अबाउट 5-6 मंथ्स बैक, की अंडरलाइन एसेट तो से मान लो 100 रुपए पे था, ईटीएफ 112-114 पे चल रहा था। सो दैट्स नॉट अ वेरी हेल्दी कंडीशन। सो जो जैसे भी हमने एलआरएस रूट की बात की या गिफ्ट सिटी रूट की बात की, दीज आर गुड इनफ फॉर बिगर एचएनआईज, बिगर इन्वेस्टर्स, बट छोटे निवेशक के लिए मेरे को लगता है कि बहुत आसान रास्ता नहीं है। बड़े निवेशक हैं, 2-4 पैसे चले भी जाएं तो बहुत 2-4 पैसे चले भी जाएं तो बहुत दिक्कत है। नहीं, पैसा बनाते भी हैं। हाँ,
नहीं, लेकिन नहीं, नहीं, लक्ष्मण जी, देखो, हमारी उनकी तो रिस्क ये एपेटाइट इच्छा और ज्यादा चेष्टा होती है, है। उनकी रिस्क एपेटाइट ज्यादा होती है, उनका रिसर्च ज्यादा गहरा होता है, रिसर्च फर्म भी रहते हैं, कई लोग को ले रहे होते हैं सहयोग। हाँ, जो रिटेल इन्वेस्टर छोटे, वो अपने बुद्धि से थोड़ा बहुत रिसर्च करके इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जोखिम कम लेना चाहते हैं, तो घर की तरफ लौटिए, वही ज़्यादा बेहतर है। तो इधर की तरफ ही चर्चा कर लें, विदेश पर कभी और चर्चा करेंगे, थोड़ा सा और माहौल बनेगा। वैसे बता दूं, सरकार ने बहुत सारे टैक्स और छूट दे दी कि बाहर के पैसे यहीं ले आइए, जो फॉरेन कैपिटल है उसके लिए, तो वहाँ का पैसा यहाँ आएगा, तो हम लोग भी यहीं रहे, वही बेहतर होगा। सुनील जी, अब आया जाए घर की तरफ लौट आया जाए, आप बता दीजिए जरा, हम लोग शुरुआत में चर्चा किए थे कि कई लोग अब सवाल पूछ रहे हैं कि फिर से AI की रैली शुरू हो रही है, तो IT को डरने की जरूरत है कि नहीं? अब IT का जितना होना था बुरा हाल हो चुका है। ये बिल्कुल 100% नहीं कह सकते, मगर जो ऑलरेडी रिएक्शन हुआ वो ओवर रिएक्शन हुआ था। तो एक बाउंस बैक की रैली शुरू हुई है और जारी रहेगी थोड़े दिन के लिए, क्योंकि वैल्यूएशन के तौर पर देखे तो थोड़ा करेक्शन ज्यादा हो गया। पर सेकंड बात क्या है, ये जब तक स्थिति रहेगी, जब तक एक नया AI वाला थ्रेट उभर के नहीं आता है, वो एक अनसर्टेन होती है कि जब भी AI में कोई नए थ्रेट आते हैं तो IT के ऊपर उसका दबाव लगता है। तो ऐसी दबाव है आती जाएगी मेरे ख्याल में, तो सावधान रहना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जैसे मैंने कहा पहले भी कि वैल्यू कि आपके पोर्टफोलियो में एक ग्रोथ पोर्टफोलियो होती है, एक वैल्यू होती है। IT का स्थान अभी वैल्यू जोन में है, ग्रोथ में नहीं है। किसी भी हालत में आप जो पोस्ट कोविड फेज की IT में जो ग्रोथ की एक माहौल आई ना, वो वापस लौटना मुश्किल है। प्री कोविड में जो था ये स्टेबल एक डॉलर अर्निंग एसेट क्लास, जो आपको करेंसी का हेज भी मिलता है, उस तरह की स्थिति में IT अभी भी आपके पोर्टफोलियो में शामिल हो सकती है एज अ वैल्यू प्ले। दैट्स नंबर 2। नंबर 3 क्या है कि आजकल बहुत लोग ट्रेड कर रहे हैं IT में, तो क्योंकि बहुत करेक्शन हो गया, मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, तो ट्रेडिंग में देख रहा हूँ कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स मुझसे भी पूछ रहे हैं कि सर 1 महीने के लिए IT को बाउंस बैक आएगा क्या? तो ट्रेडिंग मेंटालिटी से बहुत आए, क्योंकि बहुत सस्ता दिख रहा है। तो उनके लिए मैं यही सलाह दूंगा कि भैया करना है तो करो, मगर आपका स्टॉप लॉस और बुक प्रॉफिट ये तय करके घुसो उसके अंदर, क्योंकि इसमें जब भी प्रॉब्लम आ सकती है वो आ सकती है फ्यूचर में। मगर जैसे मैंने कहा, ये वापस एक स्टेबल डिविडेंड पेइंग वैल्यू ओरिएंटेड सेक्टर में आ रही है, और उस हिसाब से ठीक है आपके पोर्टफोलियो में रखें। इस पे छोटा छोटा कमेंट बाकी मेहमानों का भी ले लूं, चूंकि इसमें लोगों की दिलचस्पी काफी ज्यादा रहती है। सुदीप सर, आप देखिए, मैं इसको थोड़ी अलग तरीके से देखता हूँ, AI जो ग्लोबली जो AI स्टॉक्स के रैली चल रहा था, फिर नीचे आया, फिर वापस रैली चालू हो गया, वो एक अलग चीज है। और इंडियन IT कंपनीज की समस्या कुछ और है, मुझे मुझे जितना तक समझ में आ रहा है। देखिए, AI इज रियल, AI स्टॉक का वैल्यू इंटरनेशनल मार्केट में ऊपर नीचे हो रहा है, पर AI का जो डिसरप्शन हो रहा है वो रियल है। और स्टॉक का वैल्यू कहीं भी जाए, AI स्टॉक्स का ग्राउंड में डिसरप्शन चलता रहेगा, और डिसरप्शन का पेस और भी आने वाले दिनों में बढ़ेगा। अगर ये स्थिति है तो इंडियन IT कंपनीज का रेवेन्यू, प्रॉफिटेबिलिटी, मार्जिन, ये सब का विजिबिलिटी अगला 1-2 साल के लिए किसी के पास नहीं है। आप बेस्ट मैनेजमेंट के पास चले जाओ, द मोस्ट लर्नेड IT एक्सपर्ट के पास चले जाओ, दे विल नॉट बी इन अ पोजीशन टू गिव यू ए क्लियर फ्यूचर ट्रेजेक्टरी फॉर IT कंपनीज अर्निंग्स। अगर ये स्थिति है तो उसमें क्यों घुसना है आपको? आप थोड़ा इंतजार करिए। इंडियन IT कंपनीज आर गुड कंपनीज, जैसे सुनील साहब कह रहे थे, दे आर लुकिंग अंडर वैल्यूड, स्टेबल कंपनी है, कैश फ्लो बराबर है, डिविडेंड पेइंग है, पर अब उसमें क्यों घुसता है? आप वेट करिए, लेट दिस ट्रांजिशन फ्रॉम ट्रेडिशनल IT सर्विसेज टू AI लेड सर्विसेज ट्रांजिशन प्ले आउट। 6 महीना, 1 साल, 1.5 साल, मुझे मालूम नहीं है, किसी को मालूम। लेट दैट ट्रांजिशन हैपन, फिर आप उस पे जाइए। मे बी बाय दैट टाइम द वैल्यू हैज मूव्ड अप स्लाइटली, बट आई थिंक इट्स स्टिल बेटर टू एंटर देन रादर देन एंटरिंग नाउ। जैन साहब, सेम व्यू? देखो लक्ष्मण जी, मेरी ओपिनियन थोड़ी सी डिफरेंट हैगी। आई थिंक वी हैव टू गो बाय द डाटा पॉइंट्स, वी हैव टू गो लॉजिकली, और इमोशनल नहीं होना चाहिए सब्जेक्ट में बिल्कुल। और जो पिछले 1-1.5 महीने से हमारे को जो डाटा पॉइंट देखने को मिल रहे हैं, व्हाट आई हैव सीन, आई थिंक चाहे वो रिजल्ट्स में
चाहे वो रिजल्ट्स में Q1 में हो, चाहे उससे पहले Q4 के रिजल्ट्स हो, generally I think management of most of the companies, if not upbeat, they are not very pessimistic. They've been talking in a very encouraging and constructive way. और अगर हम देखें recent bottom से, पिछले 2-3 महीने में जो IT के bottom मिले से, वहाँ से काफ़ी stocks अपने उस bottom से 20 से 40-50% तक रैली कर गए हैं. आई एम नॉट हेयर टू नेम एनी पर्टिकुलर स्टॉक, सो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग. उसके अलावा व्हाट आई हैव सीन इन लास्ट 6 वीक्स और 7 वीक्स, अगर हम डाटा अक्रॉस द फंड्स अगर हम थोड़ा सा देखें, इवन सम एफआईज का भी जो डाटा अवेलेबल हैगा नेट पे उनको देखें, सो दे हैव बीन सिलेक्टिवली एंटरिंग आईटी नाउ, जो कि एक सिंगल ब्रश से एवरीबडी वाज सेलिंग आईटी टिल अबाउट मई जून. आई थिंक दे बीन एंटरिंग आईटी. एंड जो एक एआई का एक जीनी बहुत बड़ा हो गया था कि जस्ट गेट इनटू एआई और बाकी सॉफ्टवेयर सब जीरो हो जाएंगे, आई थिंक वो एक अब थोड़ा थमाव आ गया. और ये आ गया है कि आई थिंक रेगुलर आईटी सर्विसेज एंड एआई दे विल हैव टू सॉर्ट ऑफ मूव इन टैंडम. ठीक है, एआई विल ऑलवेज प्ले अ बिगर रोल, उनकी वैल्यूएशन ज़्यादा रहेंगी, but the regular IT services guys will also move in tandem and they will be needed to provide services to them. So मेरा अब थोड़ा सा एक encouraging positive constructive view है towards technology. थोड़ा सा उसमें homework करें, not everybody would perform, but by and large मेरे को लगता है कि अब जो सिनेरियो है, जैसे पहले था कि 2 step down 1 step up, अब मेरे को लग रहा है कि 2 step up 1 step down टेक्नोलॉजी में भी हो गया है. कोहली साहब. लक्ष्मण जी, मेरा सोचना थोड़ा अलग है. मैं समझ रहा हूँ कि ये आईटी में अभी इवोल्यूशन स्टेज है. ये ट्रांजिशन, या जैसे सुदीप सर ने कहा ट्रांजिशन स्टेज है. क्या है, अभी तक इनका मॉडल था कि आपको जितने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज आपने डाले हैं उसके हिसाब से आपको पैसा मिल रहा था. अभी इस क्वार्टर के नंबर्स में पिछले 4 महीने में हमने बहुत कंपनियों से सुना, उन्होंने एआई इंटीग्रेशन किया, उसके अलग से नंबर देना शुरू करे. बट ये मॉडल अभी इवॉल्व होगा कि अल्टीमेटली ये पैसा कैसे कमाएंगे, किस तरीके से आउटकम बेस्ड जो पैसा कमाना है उसमें किस तरीके से एआई इंटीग्रेट कर दिया, बहुत अच्छी बात है. बट अल्टीमेटली उसका क्या बेनिफिट, अभी तक ये लोग कोई बात नहीं कर रहे हैं कि हमें एम्प्लॉय हटाने पड़ेंगे या क्या करना पड़ेगा. तो बट फाइनली एक स्टेज आएगी जब आपको ये बिजनेस इवॉल्व होगा कि एआई की वजह से आपने अपने बिजनेस जो रेवेन्यू जनरेशन का तरीका है वो क्या हुआ. तो आई थिंक वो अभी लंबा समय है, अभी उसमें कुछ 6 महीने लगे, साल लगे, पता नहीं है. तो जब तक वो होगा तब तक इस तरीके के इंटरमिटेंट बाउंसेस आते रहेंगे. अगर आपको ट्रेडिंग करनी है, किसी को लकी है बहुत नीचे ले लिया, और जैसे अभी पिछली रैली में सबने अच्छा कमा लिया, बहुत काफी नीचे चला गया था, बट हर बार इतना इजी ट्रेड मिलेगा भी नहीं. तो मुझे लगता है एज एन इन्वेस्टर हम आउट है, हमारे एज ए डिस्क्लोजर ऑल्सो हम लोग आउट ऑफ एंटायर सेक्टर, हमारे पोर्टफोलियो में कुछ भी नहीं, और हम अभी ऐसा इसको वॉच कर रहे हैं कि ये बिजनेस मॉडल कैसे इवॉल्व है. हालांकि बहुत देर मुझे लगता है पिछले कई शो से आप आईटी से थोड़ा सा बच के ही चल रहे हैं यहाँ पे, चूँकि आईटी पे तो काफ़ी लोगों दिलचस्पी रहती है, लेकिन आज का दिन बेहद ख़ास है. पूरा देश जो है स्वतंत्रता दिवस मना रहा होगा, तो ऐसे मौके पे इस बार की थीम बड़ी इंटरेस्टिंग है. थीम ये है कि 2047 तक विकसित भारत में युवाओं की भूमिका कैसी रहने वाली, युवाओं का योगदान, युवा एक महाशक्ति है. तो जब युवाओं की बात आती है तो युवाओं के अपनी पसंद होते हैं, अपनी नापसंद होते हैं, और उनके पसंद नापसंद भी जो है स्टॉक में झलकते हैं. कई लोगों का ये मानना था. तो वो स्टॉक कौन से हैं जिस पे हम लोग फोकस कर सकते हैं. एक और चीज़, जब ऐसा मौका आता है तो हर बार प्रधानमंत्री या फिर देश का फोकस जो है सुरक्षा पे जाता होता है. डिफेंस भी एक बड़ा सेक्टर होता है जो हलचल में रहता है. तो इन दोनों पर चर्चा करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं.